हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी केमिस्ट्री में अच्छे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है क्रैश कोर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि वो उसका फोर्थ पार्ट है। आप ये भी कह सकते हैं इसका लास्ट पार्ट है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो था हमारा लास्ट VBT तक। आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो है CFT से, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। अब ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल जो हमारा सिलेबस है नीट और जेई का, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। अगर उसमें भी देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पार्ट होता है। एक होता है स्क्वायर प्लेनर, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर वाला स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा जेईई एडवांस में पूछा जाता है। नीट और जेईई में चांसेस कम रहता है, इसीलिए उसको आप स्किप कर सकते हैं। फोकस किस पे रखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, और कोऑर्डिनेशन 4 वाले में टेट्राहेड्रल पे। तो आइए हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट मैंने लिया है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। यहाँ पे मैंने लिखा Ml6, यानी कि इसका स्ट्रक्चर बनाने आपको आता होगा। M4 मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर आइंस कह सकते हैं। आइंस रहेगा मतलब चार्ज रहेगा तो आइंस, चार्ज नहीं रहेगा तो एटम बोल दीजिए। L4 लिगेंड होता है, यहाँ पे लिगेंड मैंने लगा दिया। ऐसा स्ट्रक्चर आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी देख रखा होगा, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें बताया जाता है। मैंने यहाँ पे दो टर्म लिखा है, इस दोनों टर्म को आपको समझना है। एक मैंने लिखा है डेल्टा O ग्रेटर देन P, एक लिखा है मैंने डेल्टा O लेस देन P। अगर ग्रेटर देन P का केस बनता है यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस बन रहा है। अगर लेस देन P का केस बनता है यानी कि वीक फील्ड लिगेंड का केस बन रहा है। मन में क्वेश्चन आया होगा कि डेल्टा O क्या होता है। डेल्टा O होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। P क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करवाया जाता है उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अब इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे और समझेंगे इसके बारे में। देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने D5 ले लिया। क्या ले लिया, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। अभी क्या है, ये फ्री स्टेट में, मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं किया है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हमारा स्टेज 1। इसको मैंने क्या लिखा है, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट। डी जनरेटेड का मतलब होता है कि ऑर्बिटल्स में जैसे यहाँ पे 5 है, डी के पास कितना था, 5। पाँचों का एनर्जी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसको हम लोग नाम देते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब ये सेकेंड स्टेज में गया, जहाँ पे क्या का फॉर्मेशन किया, ये कॉम्प्लेक्स का, यानी कि डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स किया तो यही से हमको स्प्लिटिंग करवाना है। तो जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो दो पार्ट में स्प्लिट होता है। एक होता है हमारा T2G वाला पार्ट, एक होता है हमारा EG वाला पार्ट। यानी कि EG वाला पार्ट हमारा ऊपर जाता है और T2G वाला पार्ट हमारा नीचे जाता है। EG वाला पार्ट ऊपर रहता है, उसका एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और EG वाला पार्ट ऊपर गया और T2G वाला पार्ट कहाँ गया, हमारे पास नीचे गया। तो नीचे गया तो इसका एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। बीच से हम लोग सेंटर को डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया बेरी सेंटर। ऊपर वाले पार्ट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और नीचे वाले पार्ट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ऊपर वाला पार्ट का जो वैल्यू होता है वो होता है +0.6 डेल्टा O। डेल्टा O क्यों मैंने बोला, क्योंकि हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल किसके बारे में। नीचे वाले का वैल्यू होता है -0.4 डेल्टा O। क्लियर हो गया होगा, प्लस माइनस चेंज नहीं होता है। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होगा, यही चीज़ स्प्लिट कर जाएगा, वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस वहाँ का वही रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग हुआ कौन में, EG में और T2G में। आपको ध्यान कैसे रखना है, EG में 2 वर्ड आता है तो 2 ऑर्बिटल, T2G में 3 वर्ड आता है तो 3 ऑर्बिटल। ठीक है, और EG वाला जो पार्ट होता है ऊपर होता है, उसमें 2 का नाम क्या होता है, D का। एक का नाम होता है DX² - Y², एक का नाम होता है DZ²। नीचे वाला जो 3 पार्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं, एक DXY, DYZ और DZX। ये भी आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ तो हो गया आपके पास, ये तो इसका डायग्राम हो गया। अब इसको कैसे यूज करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं टेट्राहेड्रल केस में कैसे किया जाता है। आइए हम लोग टेट्राहेड्रल में देखते हैं। मैंने सेकंड केस लिया है इन टेट्राहेड्रल फील्ड, यानी कि कैसा होगा, ML4 टाइप का। ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है।
वही पहले फ्री स्टेट में है, उसके बाद किस में जाएगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का, उसके बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। अच्छा, स्प्लिटिंग इस बार जो होगा तो इस बार क्या होगा, T2 वाला पार्ट, यहाँ पे G नहीं लिया जाता, मतलब G रेड नहीं लिया जाता है, तो T2 वाला मतलब 3 वाला पार्ट ऊपर जाएगा और 2 वाला पार्ट क्या होगा, नीचे आएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। फिर से वही हो जाएगा dxy, dyz और dzx। यहाँ पर क्या होगा, dx² - y² और dz²। ये क्या है, स्टेज 3 है जहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ है। बीच से वही सेंटर डिफाइन करेंगे, बेरी सेंटर। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया होगा। ऊपर फिर से प्लस माइनस वही वैल्यू है, चेंज नहीं हुआ, लेकिन डेटा चेंज हो गया। ऊपर अब क्या हो गया कि प्लस 0.4 डेल्टा टी, नीचे क्या हो गया, माइनस 0.6 डेल्टा टी। ठीक है, वैल्यू चेंज करिए लेकिन प्लस माइनस वही है। ऐसा नहीं कि इसको उठा के यहाँ रख देना और इसको उठा करके यहाँ रख देना, ऐसा नहीं होता है। साइन वही रहता है, बस वैल्यू चेंज हो जाता है। आई थिंक ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। अब स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या क्या होता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर डेल्टा SP है, डेल्टा O है और डेल्टा T है। आपको ध्यान ये देना है कि SP मतलब स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग सबसे अच्छा होता है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल का और लास्ट में होता है टेट्राहेड्रल का। ये आपको रिलेशन ध्यान देना है। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए आपसे डेल्टा T का वैल्यू पूछा था, आपने निकाल लिया, उसके बाद फिर से पूछा आपको डेल्टा O निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, फिर से डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। उसका रिलेशन ये होता है डेल्टा T = 4/9 क्या होता है, डेल्टा O। मतलब मान लीजिए डेल्टा T का वैल्यू दिया है, आपने निकाल लिया, उसके बाद क्या आपको डेल्टा O पूछा, तो ये रिलेशन लगा देना, आसानी से डेल्टा O आ जाएगा। क्लियर है। या फिर डेल्टा O का वैल्यू आ गया, तब इसको डेल्टा O का वैल्यू आ गया, डेल्टा T पूछा तो 9/4 कर दीजिए। अगर मान लीजिए डेल्टा SP और डेल्टा O में रिलेशन पूछेगा तो कैसे करेंगे, 1.3 से। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC। पहला फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव पे, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे। क्या लिखा है कि CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन CMI या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ ध्यान से देखिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा, आई होप आता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, +2 है, यहाँ पे क्या है, +3 है। किसका चार्ज ज़्यादा, इसका चार्ज ज़्यादा है, क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, क्या होगा, स्प्लिटिंग अच्छा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लिगेंड के स्ट्रेंथ पे। मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ जाए तब हमको लिगेंड का स्ट्रेंथ देखना और एक एक करके रूल्स लगाना, ऐसे नहीं कि एक बार में सभी लगा दिए। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 है। +2 सभी जगह क्या है, कॉमन हो गया। अब हमको नेक्स्ट क्या देखना है, लिगेंड का स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या है, वाटर, यहाँ पे क्या है, NH3 और यहाँ पे क्या है, NO2। मैंने बताया था लिगेंड को चेक करने का तरीका, CNOX, CNOXS, कार्बन नाइट्रोजन वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हेलोजन वाला और ऑक्सीजन वाला और सल्फर वाला क्या होता है, हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता है। अगर आपको पूरा सीरीज जानना है तो मैंने सीरीज भी बना रखा है, पिछले लेक्चर जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास चार्ज सेम आ गया, तो हमको क्या देखना, लिगेंड। यहाँ वाटर वीक फील्ड लिगेंड, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NO2 उससे भी स्ट्रॉन्ग, ये हमारा ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास CFSC। आप सुनिए, CFSC आपको क्या करना है, 3D सीरीज हो या फिर 4D सीरीज हो या फिर 5D सीरीज हो, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, स्प्लिटिंग अच्छा होता है, क्योंकि सेल से बढ़ता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो अच्छे से स्प्लिटिंग हो पाएगा। तो यहाँ पे 3D लिखा है, 4D लिखा है, 5D लिखा है, तो आपको क्या डेल्टा O क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, ये सभी एग्जांपल्स, यहाँ पे क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, लिगेंड भी हमारे पास सभी सेम है, लिगेंड में भी चेंजेस वगैरह नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, निकेल, यहाँ पे क्या है, पैलेडियम, यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम। अब ध्यान से सुनिए, आपको पता है कि निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकेल कौन से पीरियड से, 4th पीरियड से यानी कि 3D सीरीज, पैलेडियम कौन से 5th पीरियड से यानी कि 4D सीरीज, और प्लेटिनम किससे 6th पीरियड यानी कि 5D सीरीज। ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे पास स्प्लिटिंग बहुत अच्छा होगा। ये हमारा सीक्वेंस बन जाता है। नेक्स्ट आपको ज्योमेट्री ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कि ये सभी रूल्स भी क्या सेम आ गया, तब आपको ज्योमेट्री से आंसर करना है। अगर डेल्टा O होगा तो उसका स्प्लिटिंग अच्छा होता है डेल्टा T के कंपेरिजन में। अब यहाँ पे देखिए, अगर डेल्टा T का रिलेशन पूछा, ये तो मैंने पीछे भी बता रखा है आपको। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, NaCl4-2 है, NaCl6-4 है। यहाँ पे चार्ज क्या है, सेम है, लिगेंड भी सेम है। यहाँ पे क्या है, डेल्टा T, मतलब इसका ज्योमेट्री क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, मैंने चेक करना पिछले लेक्चर में बता दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, डेल्टा O यानी कि ऑक्टाहेड्रल लिया है।
अब ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग अच्छा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। समझ में आया? मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं, 1 सेकंड में लिख देता हूँ। इसका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू -0.4 डेल्टा ओ प्लस y इंटू प्लस 0.6 डेल्टा ओ प्लस z इंटू पी। एक्स क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल, ठीक है, या फिर T2G सेट भी बोला जाता है। और y क्या होगा, EG वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी उसका वैल्यू लिखा हुआ है। Z क्या हमारे पास, नंबर ऑफ पेयर्स, पेयरिंग कितना हुआ है। और P क्या होता है हमारे पास, पेयरिंग एनर्जी। दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप P लगा दीजिए लास्ट में। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे K4 एफिशिएंसी, इसमें आपको क्या निकालना है, CFSE कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, देखिए आपको क्या करना है, पहला काम करना है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। अब देखिए पोटेशियम का +1 होता है कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, प्लस आयरन का क्या निकाल लेना है, x, प्लस साइनाइड का -1 होता है कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। कोई पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0। अब सॉल्व कर दीजिए, 4 + x - 6 = 0, तो x = कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब सुनिए, मतलब Fe पे कितना चार्ज आ गया, +2 आ गया। Fe का 26 होता है एटॉमिक नंबर। अब इसका कॉन्फिगरेशन लिखिए, क्या हो जाएगा, 4s2 3d6 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कैसे करते हैं, n+l रूल के अकॉर्डिंग, और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कैसे निकालते हैं, ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, यानी कि सेल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो अब यहाँ पे 4s और 3d है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकालेंगे हम लोग, 4s से, क्योंकि 4th क्या है हमारा, लास्ट सेल है, ठीक है, पीरियड नंबर हाईएस्ट। अब यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, यहाँ से बाहर कर दिया, क्या बचेगा हमारे पास, 4s 0 और 3d क्या हो गया, 6, यानी कि लास्ट में क्या आया, d6, तो आपको लिख लेना है d6 का केस बन गया। अच्छा, यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है, साइनाइड। साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड है, क्या हमको ध्यान देना है कि डेल्टा O ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, P, यानी कि तभी हमारे पास SFL का केस बनेगा। हमको क्या करना, अब यहाँ पे डायग्राम में फिलिंग करना। ये हमारे पास 5 हो गया, 1 2 3 4। अब ये 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, कौन कौन सा, एक हुआ हमारे पास EG वाला पार्ट, एक हुआ हमारे पास T2G वाला पार्ट, ठीक है। देखिए फिलिंग करिए, D6 में कैसे करिएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे कैसे फिलिंग करना है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, तो हमको क्या करना है कि लोअर एनर्जी में ही पूरा पेयरिंग कर देना है। अगर वीक रहेगा तो पहले सिंगल सिंगल सभी में भर देंगे, ऊपर तक बच जाएगा तब पेयरिंग करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। EG में तो एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं गया, ये क्या है हमारे पास EG, ये क्या है हमारे पास T2G। क्लियर हो गया। अच्छा, ऊपर वाले का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, आपको पता है, प्लस इधर क्या माइनस, इधर क्या प्लस 0.6 डेल्टा ओ, इधर क्या होगा -0.4 डेल्टा ओ। क्लियर है। अब देखिए इस वैल्यू में पुट करके मैं दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक्स क्या हमारे पास, ये वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G कितना है हमारे पास, 6, तो 6 इंटू कितना वैल्यू लिख देंगे, -0.4 डेल्टा ओ, क्योंकि यहाँ पे -0.4 ही डेल्टा ओ है, प्लस वाई में कितना है 0 इंटू यानी कि प्लस 0.6 डेल्टा ओ, प्लस जेड कितने, नंबर ऑफ पेयर्स कितने, इधर 3 है, इधर कितना 1, 3 - 1 कर देंगे, कितना होगा 2। ठीक है, ये तरीका होता है निकालने का। 2 इंटू पी तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे पी। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये -2.4 डेल्टा ओ हो जाएगा, प्लस क्या 2p। क्या ये बात समझ में आया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, CFSE आएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका। अब देखिए ये मैंने पहला एग्जांपल लिया, या तो आपको इस फॉर्मेट में दे सकता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ इस फॉर्मेट में, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बना करके दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया कि D8 का केस लिया और स्ट्रॉन्ग फील्डिंग लिगेंड का केस ले लिया, ठीक है, D8 का केस है। तो स्ट्रॉन्ग फील्डिंग में क्या होगा, डेल्टा O ग्रेटर देन P हो जाएगा। देखिए आपको D5 1 2 3 4 टोटल 5 हो गया, ठीक है। मैं फिलिंग कर देता हूँ, ये कितने पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में। एक हमारे पास EG वाला पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा हमारे पास T2G वाला पार्ट होगा। फिलिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कैसे करिए फिलिंग, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया। पहले पेयरिंग कर लेना नीचे, जब बचेगा तब ऊपर जाना है, ठीक है, ऐसा तरीका होता है। अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ से बेरी सेंटर डिफाइन होता है, ऊपर प्लस माइनस ये वैल्यू होता है, आपको पता चली गया ना। अब देखिए कैलकुलेट करिए CFSE।
CFSE क्या हो जाएगा x इंटू एक्स कितना हमारे पास यहाँ पे T2G में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस y में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस z कितना है यहाँ पे 3 पेयर है, इधर कितना है 3 पेयर, 3 माइनस 3 चला जाएगा कितना 0 बचेगा, 0 इंटू पी, ये तो 0 वाला पार्ट हो गया, इसको तो छोड़ ही देंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करिए ये कितना हो जाएगा माइनस 2.4 डेल्टा O प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी कि 1.2 डेल्टा O, दोनों को कर दीजिए। अच्छा 2.4 में से 1.2 जाएगा कितना हो जाएगा, ये माइनस में 1.2 डेल्टा O आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी आपको बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे वीक फील्ड लेकर बोलता है WFL बोल देता है, तब क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देते हैं WFL में क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर भी वही आता है, सेम ही आंसर आता है, फिलिंग करने का लेकिन तरीका चेंज हो जाता है, ये भी आपको ध्यान देना। आई थिंक कोई यहाँ पे डाउट्स नहीं होना चाहिए, अगर डाउट्स होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर मुझसे पूछें। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये क्या होता है समझिए, जब मेटल डायरेक्टली बॉन्ड करेगा किससे, कार्बन से, तो वो क्या होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, यानी कि कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद किससे, कार्बन एटम से। अच्छा मेटल कैसा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल जैसे RMGX ग्रिग्नार्ड एजेंट, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर रखा होगा, क्या है ये, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी इसका नाम होता है, ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। R2ZN है, ठीक है, R2ZN को क्या बोलते हैं, डाई अल्काइल जिंक, यानी कि ये फ्रैंकलिन रिएजेंट होता है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शंस है। अगला मैंने लिया सोडियम एसीटेट। अच्छा ये क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, देखिए कार्बन डायरेक्टली क्या कनेक्ट है मेटल से, नहीं कनेक्ट है, मतलब मेटल इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन, यहाँ पे अटैच नहीं है, किससे, ऑक्सीजन से है, तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि हर जगह चेक करने बैठ जाओ, ठीक है, गलती हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहला तो हमारे पास सिग्मा बॉन्डेड, दूसरा होता है पाई बॉन्डेड, तीसरा होता है सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्डेड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डेड में क्या होता है, दिस कंपाउंड्स आर फॉर्म मोस्टली बाय नॉन ट्रांजिशन एंड मेटलॉइड एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है ये थोड़ा सा समझिए। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि उसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन ट्रांजिशन बोला है तो क्या होगा, वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बताइए, नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि होगा तब ट्रांजिशन, नहीं होगा तो नॉन ट्रांजिशन। क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन एंड मेटलॉइड, मेटलॉइड तो आपको पता ही ना, एक ट्रिक मैंने बताया था, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आती, ये होता है बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आती, ठीक है। क्या बोला हमने, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। जैसे RMGX वगैरह वही ग्रिग्नार्ड एजेंट, R2CDI डाई अल्काइल कैडमियम हो गया, CH3 का होल ट्वाइस ZN मतलब डाईमिथाइल जिंक, यानी कि यही फ्रैंकलिन रिएजेंट होता है। R2ZN अभी मैंने बताया था, 8 क्या अल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 वगैरह हो सकता है। जैसे C2H5 का होल ट्राइस एल्युमिनियम है और TiCl4 है, ये क्या होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछा जाता है। ये कैसा होता है, सॉलिड वाला पार्ट होता है, ये टाइप ऑफ कैसा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के जैसा काम करता है, यानी कि यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का पॉलीमराइजेशन करने में इसका यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। बस आपको एक बार ओवरव्यू लेकर के जाना है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड में क्या देंगे, यूजुअली फॉर्म बाय ट्रांजिशन मेटल्स, किसके द्वारा ये किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल के द्वारा किया जाता है। अब ट्रांजिशन में क्या होता है कि सभी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। पहला क्या है, फेरोसिन, जैसे Fe, ईटा का 5, ये ईटा सिंबल होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखिए, ईटा का सिंबल है, ठीक है। 5 क्या होता है, ये हेप्टिसिटी होता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, रिंग में कितना कार्बन वो उसका हेप्टिसिटी हो जाता है। C5H5 होल ट्वाइस हो गया, मतलब वेयर ईटा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, इसी को मैंने क्या नाम दिया, हेप्टिसिटी नाम दिया। आप ध्यान से देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, साइक्लोपेंटाडाइनेल है ये, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनेल। अब देखिए ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस शो करता है तो नेगेटिव था, रिंग में ही मूव कर रहा था, इसीलिए यहाँ से डोनेशन देता है, ये यहाँ से डोनेशन, ये रेजोनेंस शो कर रहा है। Fe, ईटा का पावर 5, C5H5 का होल ट्वाइस होता है, हेप्टिसिटी कितना हो गया, 5 मैंने बता ही दिया, क्योंकि नंबर ऑफ ये जो रिप्रेजेंट करता है वो हेप्टिसिटी रहता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग में कितना है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है, -1 होता है, तो -1 × 2 टाइम्स है, तो क्या +2। IUPAC ने भी लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, 20, क्योंकि डाई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 20 ईटा का पावर 5 साइक्लोपेंटाडाइनल आयरन सेकंड, क्योंकि सेकंड आया, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, ये मेन होता है, इसको ध्यान रखना है, बहुत बच्चों को यही समझ में नहीं आता है क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। इसको ईटा बोलते हैं। ईटा क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है कि
रिंग में कितना कार्बन है उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हेप्टिसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है जी सॉल्ट। जी सॉल्ट क्या होता है के PtCl3 ईटा का पावर ट्वाइस और क्या है C2H4, मतलब इसका स्ट्रक्चर में के प्लस, ये क्या हमारे पास अल्कीन, क्लियर हो गया। ये क्या है PT, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, मतलब हेप्टिसिटी कितना हो गया 2 हो गया, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरा हमारे पास डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन 2 बार हमारे पास बेंजीन होगा, ईटा का पावर 6 है क्योंकि कार्बन कितना है 6 है रिंग में और क्रोमियम है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, रिंग से डोनेट करें क्रोमियम को। अगर आईयूपैक में लिखेंगे तो क्या होगा बिस बेंजीन क्रोमियम 0, क्योंकि बेंजीन न्यूट्रल होता है, कोई चार्जेस नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोला जाता है। हेप्टिसिटी कितना हो गया 6 हो गया क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितना है रिंग में 6 है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है सिग्मा पाई बॉन्डेड, ये स्टार लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्या होता है ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ ग्रुप कौन सा 6, 7, 8, 9 और 10 इन देयर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म सच टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ट्रांजिशन मेटल्स में, जैसे FeCO5, ठीक है, Fe आयरन, CO क्या कार्बोनाइल, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। इसका हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो आप निकाल सकते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 के लिए क्या होता है। अच्छा, ये जो मैंने बता दिया ये केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग बता दिया sp3d, यहाँ पे ऐसे नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको तरीका मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, वहाँ से देख लीजिएगा हाइब्रिडेशन निकालने का। तो कैसा आएगा DsP3। अच्छा, D कौन सा यूज हुआ ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या होगा DZ², ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। NiCO4 है, टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पे sp3, यहाँ तो आपको पता ही है कि S होगा, बाकी PX, PY, PZ, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला है MCO6 है, तो M क्या होगा क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा D2sp3, मतलब ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पे D कौन सा यूज हुआ DZ² और DX² - मतलब क्या वही ईजी वाला, कौन सा ईजी वाला पार्ट। यहाँ पे Mn2CO का हुन 10 है, ये ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3, निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक पार्ट का निकाल लीजिएगा, इसका क्या डायमर फॉर्मेशन है, जैसे MnCO का होल 5, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। तो D2sp3 आएगा, तो अब इधर भी D2sp3 ही आएगा, घबराने की बात नहीं है। तो D कौन सा यूज हुआ वही DX² - Y² और DZ² यूज हुआ, क्लियर हो गया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है CO, ये CO क्या है कोबाल्ट है, ये CO क्या है कार्बोनाइल है, ध्यान रखिएगा। CO छोटा ऐसे लिखा जाता है, इसको कोबाल्ट, CO मतलब कार्बोनाइल, ये बड़ा लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक और स्ट्रक्चर इसका एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम वाला, ये भी ध्यान रखना। बाकी हाइब्रिडेशन वगैरह पूछेगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, आपको निकालने आ रहा होगा। अगला है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, ये क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ये M है, इसका क्या ये फील्ड d ऑर्बिटल है, ये क्या है वैकेंट है, यहाँ पे CO आया, CO वगैरह क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होता है आपने MOD में पढ़ रखा होगा, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है खाली भी होता है और भरा भी होता है। तो खाली वाला जो होता है पाई स्टार में होता है, मतलब एंटी बॉन्डिंग में होता है। ये क्या हो गया खाली है, ABMO, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसके पास लोन पेयर था ना, इसने क्या किया इसको डोनेट किया, तो कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा। और ये फील्ड वाला मेटल का फील्ड वाला क्या इसके पाई स्टार को डोनेट किया, कौन सा बॉन्ड बना पाई बॉन्ड बना। आपको पता है कि अगर एक बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, अगर 2 बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, 3 बनेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो अब क्या है पहले सिंगल बॉन्ड बन रहा था, अब क्या इधर से भी डोनेशन हुआ तो क्या बॉन्ड बढ़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ता है, ठीक है। ये क्या हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये आप पिक्चर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम सबको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मैंने बना के लिखा है। मेटल एंड कार्बन यानी कि कार्बन के बीच में जो CO वाला था उसमें सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर के डोनेशन से बना। कार्बोनाइल कार्बन टू द वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ मेटल्स, ये भी किया। दूसरा क्या है मेटल एंड कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज का मतलब साइड से ओवरलैप किया, जैसे ये वाला इधर से ये वाला इधर से, ठीक है। एक ही बना, दो नहीं बनता है, साइड वाइज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करते रहता है ना, तो इधर से करेगा या तो इधर से करेगा, ये ध्यान रखना है। मेटल एंड कार्बन क्या पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ MnC मेटल एंड कार्बन क्या पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ। मेटल के साथ ये फील्ड वाला ही डोनेट किया, फर्दर किया, ठीक है। दिस बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग नाम देते हैं। एंड इफेक्ट इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट, और इस लिगेंड को क्या नाम देते हैं हम लोग पाई एसिड लिगेंड। कौन सा पाई, जैसे CO हो गया, CN नेगेटिव हो गया, PR3 ETC वगैरह हो गया, ये सब 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आता है, इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है। अगला इसके कारण होगा क्या वो आपको ध्यान देना है। ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होगा मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा हमारे पास घटेगा, ये ध्यान रखना है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा बढ़ेगा, और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है इन्वर्सली होता है, कौन सा बॉन्ड लेंथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर तो घट रहा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा घट रहा है, दूसरा क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बढ़ेगा, एक दूसरे के क्या होता है वाइस वर्सा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ेगा तब क्या होगा, मेटल एंड कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा,
बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। बाकी कार्बन ऑक्सीजन में ये सारा प्रॉपर्टी क्या था उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक और इफेक्ट आपको ध्यान देना है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, नीट क्वेश्चंस पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको ध्यान देना है। बहुत आसान भी होता है, आप अच्छे से समझ में भी आता है, क्योंकि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस बनाने से मतलब है ना। तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन, जब मैं इसका रेगुलर लेक्चर डालूंगा तो इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करूँगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन सिमेट्रिकल ऑक्टाइडल फील्ड जैसे जेटीडी क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन एब्सेंट होगा, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में होता क्या, डिस्टोर्शन का मतलब शेप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना, ठीक है, ये टेढ़ा हो जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। कॉम्बिनेशन क्या ध्यान रखना है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड या फिर हाफ फील्ड या फुल फील्ड का कॉम्बिनेशन D1 है। अब ध्यान से देखिए, D1 में क्या सिमेट्री आ रहा है, नहीं आता है ना, सिमेट्री नहीं आएगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, प्रेजेंट होगा। सिमेट्री जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है। D2 में कोई सिमेट्री नहीं आता, होगा। D3 में सिमेट्री आ जाता है, नहीं होगा। D4 में कोई सिमेट्री नहीं आता है, आराम से होगा। D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो होगा, देखिए कैसे, D5 स्ट्रॉन्ग 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है तो मतलब प्रेजेंट होगा। D6 में सिमेट्री आ जाता है, सॉरी D5 का अगर वीक फील्डिंग एंड होता है तो आ जाता है, कैसे, देखिए मैं फीलिंग करके बताता हूँ। 1 2 3 ऊपर वाले में 2 होता है तो क्या हो जाएगा 4 5, सिमेट्री दोनों जगह आ रहा है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। D6 में होगा, D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड में नहीं होगा, D7 में होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने बोला ना सिमेट्री आ जाएगा तो नहीं होगा, सिमेट्री नहीं है तो होगा, सिंपल सी बात है। D8 में नहीं होता है, D9 में भी होता है, D10 में भी नहीं होता, क्योंकि या तो ऑलरेडी सिमेट्री आ जाता है। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप ध्यान से सुनिएगा। एंटी कैंसर एजेंट क्या होता है, सिस्प्लेटिन को एंटी कैंसर एजेंट बोला जाता है, यानी कि PTNH3 का H2Cl2। अब यहाँ पे सिस फॉर्म बनता है ना, इसलिए क्या होता है, सिस्प्लेटिन बोला जाता है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। दूसरा है विल्किंसन कैटालिस्ट, जो किसमें यूज किया जाता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। क्या होता है, रोहोडियम ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड, ये होता है, मतलब इसका अगर IUPAC न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, क्लोरिडो ट्रिस। ट्रिस क्यों, क्योंकि पहले ही डाई वगैरह आ जाता है तब ट्रिस यूज करते हैं। ट्राइफिनाइल फोस्फिन, रोहोडियम फर्स्ट, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है +2 वाला। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला चौथा, रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट का अगर एक्सेस KCN के साथ रिएक्शन करवाएगा, मतलब पोटेशियम साइनाइड के साथ, क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट KCN एक्सेस है, K2SO4 में कन्वर्ट किया और क्या ये कॉम्प्लेक्स बना लिया, प्लस में CN मतलब साइनोजन गैस लिबरेट कर देता। अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना आपको, साइनोजन का क्या होता है, C मतलब कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड, इधर क्या ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे टोटल सिग्मा पाई काउंट किया जाए तो 3 सिग्मा और 4 पाई होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। तो यही हमारा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट वीडियो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा क्रैश कोर्स खत्म हो चुका है। मैंने पूरा NCERT कवर करने का कोशिश किया और कर भी दिया है, ठीक है। आई होप आप लोग नीट का पेपर अच्छा हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।